What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी, बहुत शानदार और उम्दा तरीके की बात बोली गई है। जिंदगी में अगर आप लोग इसको इंप्लीमेंट करके चलोगे तो बहुत सारी चीजें जो है आप लोग अपनी जिंदगी में नॉर्मल कर पाओगे। टेंशन आती है और जाती रहेंगी, आप लोग अपने काम पर फोकस कर पाओगे। बोला क्या गया है? बोला गया थिंग्स मे हैव गॉन रॉन्ग टुडे, यानी कि आज आप लोग की जो चीजें हैं हो सकता है कि वो सही डायरेक्शन में न चले, आप लोगों के हिसाब से न चले। ये सही है, ठीक है, एंड दैट्स ओके। डस्ट इट ऑफ एंड फोकस ऑन व्हाट वेंट राइट, यानी कि जो जिंदगी में सही चल रहा है उसके ऊपर फोकस करो ना। क्यों हमेशा आप लोग नेगेटिव चीजों के ऊपर सोचते रहते हो? आप लोगों के पास में हजारों ऐसे रीजन मिल जाएंगे जब आप लोग खोजने बैठोगे जो आप लोगों की जिंदगी में काफी बेहतर हैं दूसरों के कंपेयर में। जो ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी में कुछ है नहीं, आप लोगों की कम से कम जिंदगी में ये तो है, तो उसके ऊपर फोकस कर कर आप लोगों को काम करना चाहिए। ये नहीं कि उन लोगों को कंपेयर करने लगो जिन्होंने बहुत कुछ जिंदगी में अचीव कर रखा है या फिर वो आज की डेट में बहुत अच्छी पोजीशन पर बैठे हैं, उनको देख देख कर फ्रस्ट्रेट होते रहो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को जब भी लगे कि जिंदगी में आप लोग बहुत पीछे रह गए हो तो उन लोगों को देखो जो आपसे भी पीछे हैं, तो आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। और जिंदगी में ये लगे कि आप लोग बहुत आगे निकल गए हो तो उन लोगों को देखो जो आप लोगों से बहुत आगे हैं, तो आप लोगों का जो घमंड है वो थोड़ा कम हो जाएगा। यानी कि हमेशा जिंदगी में अपने बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि अपने आप को कैसे संभालना है। अगर जिंदगी में ये हुनर आप लोगों को नहीं आता तो जरा जरा सी बातों पर आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, ना ही आप लोगों का काम करने में मन लगेगा और आप लोगों की जिंदगी भी जो है वो आप लोगों के हिसाब से नहीं, किसी और के हिसाब से चलेगी, किसी और की रिएक्शन के हिसाब से चलेगी, किसी और के हिसाब से आप लोग खुश होंगे, किसी और के हिसाब से आप लोग दुखी होंगे। क्या ऐसी लाइफ आप लोग चाहते हैं कि जिसका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में हो या फिर आप लोगों के हाथ में हो? खुद बताइए कमेंट बॉक्स में कि कैसे चाहते हैं, कैसी जिंदगी चाहिए आप लोगों को? अपने हिसाब की चाहिए, किसी और के हिसाब की चाहिए? तो हमेशा जिंदगी जो है वो अपने हिसाब से जीनी चाहिए इंसान को, बाकी सारी चीजें पैरेलल में चलती है और अपने हिसाब की जी हुई जिंदगी में ही आप लोग खुश रह पाओगे। वरना हर दिन नया पेज और नया एक तरीके से डे चेंज होगा, कैलेंडर में एक डेट चेंज होगी, कॉपी में नया पेज चेंज होगा और ऐसे ही जिंदगी चलती रहेगी और कॉपियां भरती रहेगी, कैलेंडर चेंज होते रहेंगे, पर लेकिन बदलेगा कुछ नहीं। तो अगर बदलना है तो आज ही सोचो कैसे चीजों को चेंज करना है। काफी चीज है जिंदगी में करने के लिए, नई नई ट्राई करने के लिए। अगर लग रहा है कि यहाँ पर गलत आ गए तो देखो क्या गलत हो गया, क्या इससे बेटर कोई और रास्ता है जिंदगी में, तो उसको अख्तियार करो, उसको लेकर आगे बढ़ो। तो इस तरीके से जिंदगी को लेकर चलना है। तो कैसा रहा आप लोगों का ये महीना, आप लोगों को ये बताना है। और नेक्स्ट मंथ जो है उसमें क्या चीजें ऐसी हैं जो आप लोग इंप्रूव करना चाहोगे, यानी कौन सी ऐसी चीजें जो आप लोग चाहते हो नेक्स्ट मंथ में आप लोग उसको इंप्रूव करो, तो उसके बारे में बताना। और बाकी हर एक दिन को आप लोगों को काउंट करना है, क्योंकि एक एक दिन ही जुड़ जुड़कर जो है पूरा महीना, और महीना साल, और साल जो है पूरी जिंदगी बनती है। तो ये बातें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तभी अपनी जिंदगी पर अच्छे से फोकस कर पाओगे। डिस्कशन काफी शानदार रहने वाला है। पहले यहां पर एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात करेंगे जो कि उड़ीसा के बारे में बात कर रहे हैं, उड़ीसा फॉर्मेशन डे। तो जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आप लोग काफी फायदा पहुंचाएगी। इंडिया और इसी के साथ में मालदीव के रिलेशन के बारे में कई सारी बातें करूंगा। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ये आर्टिकल कवर किया गया, तो अच्छे से इसके बारे में हम लोग समझेंगे आखिर क्या है ये यहाँ पर आउट इंडिया कैंपेन जो कि यहाँ पर चलाया गया था मालदीव के अंदर उनके जो प्रेसिडेंट के द्वारा। इसके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। इसी के साथ में काफी और बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आप लोगों को यहाँ पर पता चलेगी, जिसके बारे में डिटेल में समझेंगे। बहुत ही प्यारा आर्टिकल होगा यहाँ पर। ओएनजीसी वेदास के द्वारा अभी रसिया का जो तेल है वो हमारी कंट्री में एचपीसीएल और बीपीसीएल को बेचा जा रहा है। आखिर कैसे, पूरा प्रोसीजर क्या है, पूरा समझेंगे। और इसके बारे में और भी कई सारी बातें बताऊंगा। पास्ट में कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए उनके बारे में बात करेंगे। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, और एक और क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में। तो यानी कि एक एक पॉइंट जो है यूपीएससी से रिलेटेड भी आप लोगों का कनेक्ट होता हुआ आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। फिलहाल जो है रिसेंटली अभी क्या हुआ, 3 हाथियों की जान चलेगी कर्नाटक के अंदर। अगर क्वेश्चन मैं पूछूं यहाँ पर कि अगर मैन मेड कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, आप लोगों को पता होगा यहाँ पर एक तरीके से कई बार यहाँ पर ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, तो ऐसी हरकतों के बारे में जानेंगे आखिर क्या दिक्कतें हैं। इसी के साथ में और बहुत सारी चीजें होंगी और यहाँ से और भी ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये, वैसे भी आप लोगों को आसपास में अगर कुछ ऐसी चीजें देखते हैं उनमें भी आप लोग इंप्लीमेंट कर पाएंगे। आप लोगों को ये बताना है कौन से ऐसे राज्य हैं जिनमें सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं। टॉप 3 राज्य का नाम आप लोगों को लिखना है जहां पे सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं। तो देखता हूं कौन सही आंसर यहां पर इसका देता है। और बहुत सारी बातें बताऊंगा, कई सारे कॉरिडोर वगैरह के बारे में जानेंगे आखिर क्या क्या सोल्यूशन है, अगर चीजों का प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। तो मतलब तमाम आर्टिकल काफी शानदार तरीके का आप लोगों को देखने को मिलेगा। अमरनाथ की यात्रा के बारे में आप लोगों ने सुना तो होगा, पर लेकिन आज बताऊंगा कि पूरा फॉर्मेशन कैसा होता है यहाँ पर, ये शिवलिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है इसके पीछे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा आप लोगों के लिए। एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है, जाने का तरीका क्या है, कौन कौन से रास्ते से यहाँ पर जाया जाता है,
इसी के साथ में पूरा फॉर्मेशन का प्रोसीजर क्या है ये मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। बहुत ही एक प्यारा सा आर्टिकल रहने वाला है जो कि आप लोग यहाँ पर अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, कोई भी डाउट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। अगर टाइम परमिट करेगा तो एक और काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, ये प्रेस इंफॉर्मेशन क्या है, ओपन डेफिकेशन फ्री जो चीजें हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। काफी प्यारा आर्टिकल है यहाँ पर, ये बहुत तमाम मुद्दे यहाँ पर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इस तरीके का यहाँ पर ये कुछ डिस्कशन आप लोग को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में कुछ क्वेश्चन है वीडियो के एंड में जिनका आंसर मैं आप लोगों से पूछूंगा यहाँ पर, जैसे वी-डैम इंस्टीट्यूट के द्वारा यहाँ पर इंडिया की रैंक अभी कितनी बताई गई, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है, ठीक है। एक और यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है यहाँ पर स्टिंगर के बारे में, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है कौन से देश का, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करेंगे तो एक इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण स्थान के बारे में बात करेंगे, जो आज की लोकेशन है वो है धोलावीरा। तो धोलावीरा के बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। तो डिस्कशन काफी शानदार रहेगा। वीडियो के एंड में आप लोगों को क्विज दूंगा, इस क्विज का आंसर देना है, और लास्ट डे का जो क्विज था उसका मैं आप लोगों को एक रिवीजन भी कराऊंगा। तो पूरा वीडियो जो है वो काफी शानदार तरीके का रहने वाला है, तो पूरे वीडियो को अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि अभी उड़ीसा डे के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, पर आगे बढ़ने से पहले कंफ्यूजन में यहाँ पर दूर करना चाहूंगा जो कई बार कई सारे बच्चे पूछते हैं। तो आज आप लोगों को कंफ्यूजन में दूर कर देता हूं कि उड़ीसा का जो मैप है क्या वो तेलंगाना के साथ में बॉर्डर टच करता है। अगर कोई आप लोगों से पूछे तो आप लोग क्या आंसर देंगे, यस या फिर नो। वीडियो को पॉज कर अगर आप लोग आंसर दीजिए, तब तक मैं आप लोगों को यहाँ पर पूरा डिटेल में बताता हूँ। अपने पास से नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैप दिखाता हूँ जो कि प्रेजेंट किया जाता है सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो ये जो मैप है जब आप लोग यहाँ पर जाएंगे, इसका जो लेटेस्ट एडिशन है ये है, यहाँ पर आप लोग इस पर जाकर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये डाउनलोड हो जाएगा। ये मैप है आप लोगों के सामने। अगर आप लोग यहाँ पर इसको देखेंगे तो इसको थोड़ा सा अगर जूम करेंगे आप लोग यहाँ पर, तो आप लोग ये देख पाएंगे। थोड़ा सा इसको मैं साइड में करता हूं, एक मिनट। ये यहां पर आप लोग देखिए, ये हो गया बेसिकली उड़ीसा का मैप। और यहां पर आप लोग देखिए, थोड़ा सा इसको इस साइड में करता हूं ताकि आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाए। अब देखिए यहां पर, ठीक है। ये देखिए यहां पर कहीं भी अगर आप लोग इसको ध्यान से देख पा रहे होंगे तो उड़ीसा जो है वो यहां पर तेलंगाना को टच नहीं कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मैप के हिसाब से, ठीक है। ये मैं अपने पास से नहीं, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रस्तुत करी है उस मैप के हिसाब से मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। ये देखिए डिस्टेंस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ये ऊपर जैसे आप लोग जाएंगे तो छत्तीसगढ़ हो गया। अगर कोई पूछे कि छत्तीसगढ़ जो है वो यहाँ पर अगर नीचे बोले आंध्र प्रदेश को टच कर रहा है, जी हाँ, छत्तीसगढ़ जो है वो आंध्र प्रदेश को टच कर रहा है। ये मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मैप के हिसाब से आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, ना कि अपने पास से मैं आप लोगों को कोई बातें बता रहा हूँ, ठीक है। इधर आप लोग देखते हैं ये तेलंगाना हो गया, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये आंध्र प्रदेश आप लोगों को देखने को मिलेगा, ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को ये छत्तीसगढ़ आप लोगों को देखने को मिलेगा, और थोड़ा सा इधर अगर आप लोग आएंगे तो यहाँ पर आप लोग ये उड़ीसा आप लोगों को देखने को मिल गया। तो उड़ीसा का मैप है यहाँ पर ये पूरा। तो उड़ीसा जो है यहाँ पर ये बेसिकली तेलंगाना को टच नहीं कर रहा है। तो ये आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। अगेन एंड अगेन यार मुझे एक्सप्लेन ना करना पड़े, क्योंकि कई सारे बच्चे जो हैं कई बार ये बातें पूछ चुके हैं कि सर इसके बारे में बताना एक दिन। तो मुझे लगा कि आज अच्छा टाइम है, क्योंकि उड़ीसा डे भी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1 अप्रैल को उड़ीसा डे सेलिब्रेट किया जाता है, और आज ही के दिन यानी कि अप्रैल से यहाँ पर क्या होता है, हमारा फाइनेंशियल ईयर भी स्टार्ट होता है। तो ये भी काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ पर 1 अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, और 1 अप्रैल से लेकर यहाँ पर ये 31 मार्च तक, यानी कि अगले साल 31 मार्च तक यहाँ पर ये चलने वाला है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। उड़ीसा के साथ में अगर हिस्ट्री आप लोग उठाकर देखोगे तो काफी पुरानी हिस्ट्री आप लोगों को नजर आएगी। जो फॉर्मेशन किया गया था स्टेट का, इसको सेपरेट किया गया था। जो उड़ीसा जो सेपरेट किया गया था, तो आउट ऑफ बिहार उड़ीसा प्रोविंस जो है यहाँ पर ये आप लोगों को आगे चलकर बेसिकली जब हिस्ट्री में आप लोग उठाकर देखोगे तो 1936 की बात है यहाँ पर ये, ठीक है। ऐड किया गया था इसमें यहाँ पर कोरापुट और इसी के साथ में गंजाम, जो कि यहाँ पर मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है, उस टाइम पर हुआ करती थी। तो 1 अप्रैल 1936 में यहाँ पर इसको क्रिएट किया गया था। तो ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जब हिस्ट्री आप लोग उठाकर देखोगे तो ये आप लोग समझ पाओगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो वही बात है यार, हैप्पी उड़ीसा दिवस टू ऑल ऑफ यू, पूरे भारतवासियों को, और खासकर उड़ीसा वासियों को स्पेशल हो जाता है क्योंकि आप लोग इस एरिया से निकल कर आते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये कुछ लोकल इन्फॉर्मेशन है कि उड़ीसा के डांस के बारे में, तो उड़ीसी आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ाई होगा, ठीक है। ये सारी चीजें लोकल, अगर उड़ीसा के एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हल्का हल्का सा इसके बारे में याद रख लेना। पर लेकिन जो अभी काफी ज्यादा न्यूज में थी वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो है स्वीट। कॉन्ट्रोवर्शियल यहाँ पर ये काफी ज्यादा रहा रसगुल्ला, ठीक है। तो रसगुल्ला जो है उसको जीआई टैग अगर बात करें तो किससे रिलेटेड है यहाँ पर, वेस्ट बंगाल या फिर उड़ीसा। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में यहाँ पर ये रहा, तो इसके बारे में आप लोग को बताना है। तो ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट डे था, और मुझे लगा कि आप लोग यहाँ पर इसके बारे में, मैप के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और अगर होगा तो बताइएगा, फिर उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर रहने वाला है। इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा काफी डिटेल में यहाँ पर कवर किया गया है।
जब भी कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है यूपीएससी की तैयारी करता है तो वो बोलता है कि यार या तो आईएएस बनना है या फिर आईपीएस बनना है। तो यहाँ पर उसी आईपीएस जो हमारी कंट्री में जो एकेडमी है जहां पर आईपीएस की ट्रेनिंग होती है, उसी की तर्ज पर हम लोग एक एकेडमी जो है यहाँ पर, जो कि एक नई पुलिस एकेडमी बनाई जाएगी। कहां पर ये बनाई जाएगी? कहां पर? इसके मालदीव के अंदर में। तो इंडिया जो है वो हेल्प प्रोवाइड करा रहा है यहाँ पर उसको बनाने में। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा और कई सारे एग्रीमेंट के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। यूपीएससी प्रीलिम्स और इसी के साथ में जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के साथ में आप लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर ये रहने वाला है। पहले एक बार मैं आप लोगों को मालदीव दिखाता हूं मैप के अंदर में, जिससे कि आप लोग अच्छे से कंपेयर कर पाएंगे। अपनी ही कंट्री के नीचे थोड़ा सा भी अगर आप लोग नीचे जाएंगे तो मालदीव आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एक आइलैंड कंट्री है, यानी कि कई सारे आइलैंड मिलकर यहाँ पर मालदीव को बनाते हैं। और सबसे इंपोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ये काफी बड़ा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन हम भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर इंडियन टूरिस्ट भी आप लोग को जाते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर अभी हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है वो मालदीव की विजिट पर गए, तो उनके द्वारा कई सारे एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किए गए। उनमें से काफी इंपोर्टेंट एग्रीमेंट यहाँ पर जो देखने को मिला और काफी ज्यादा न्यूज में था, वो है नेशनल कॉलेज ऑफ पुलिसिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट, जिसको NCPLE बोला यहाँ पर गया। ये अद्दू सिटी जो है यहाँ पर मालदीव के अंदर में, वहां पर ये बनाया जाएगा और इसका खर्चा जो है वो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो वहन करने वाली है। तो इसकी वजह से ये काफी ज्यादा न्यूज में आगे है। और हमारी कंट्री में जो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है, उसके द्वारा यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर भी की गई, जब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब जो है वो यहाँ पर मालदीव की विजिट पर गए और यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो नेशनल कॉलेज की एक स्थापना यहाँ पर इनके द्वारा रखी गई। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पर मालदीव की पहली बार हेल्प कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में भी यहाँ पर लगभग 400 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट यहाँ पर हम लोगों ने मालदीव को प्रोवाइड कराया था। ठीक है, तो इसमें एक तरीके की हेल्प प्रोवाइड कराई जाती है। एक क्रेडिट रहता है कि जितना आप लोग अपने हिसाब से आप लोगों को सुटेबल लगे, इसमें से आप लोग अपना निकाल सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये काफी एक सस्ता और एक अच्छा तरीका रहता है किसी कंट्री की हेल्प करना। अब यहाँ पर जो ये पुलिस एकेडमी बनाई जाएगी, ये अब तक का मालदीव के अंदर में खासकर अगर बात करें, सबसे बड़ा लार्जेस्ट फंडेड प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि मालदीव के अंदर यहाँ पर बनाया जाना है। तो हमारी कंट्री के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब हैं, उनके द्वारा यहाँ पर इसकी आधारशिला जो है ये रखी गई। तो आने वाले टाइम में आप लोग बोल सकते हैं इंडिया और मालदीव के जो रिलेशन है वो एक अच्छे लेवल पर पहुंचने वाले हैं। पर लेकिन यहाँ तक अगर मैं आप लोगों से बात करूं, हम लोग काफी आसान रास्ता नहीं रहा कि हम लोग आसानी से यहाँ पर पहुंच गए, क्योंकि इंडिया के खिलाफ कई सारे यहाँ पर कैंपेन चलाए जाते हैं। क्योंकि आज की डेट में जो यहाँ पर गवर्नमेंट है सोलिद साहब की, वो इंडिया के फेवर में है, यानी कि इंडिया के एक तरीके से मिलकर काम करने वाले इंसान है मोहम्मद सोलिद। पर लेकिन जो इससे पहले यहाँ पर प्रेसिडेंट हुआ करते थे, वो बेसिकली चाइना की गोद में जाकर बैठा करते थे। ये है यहाँ पर ये इंसान, इस इंसान का नाम आप लोग बताइए, देखता हूँ कौन कौन बताता है। तो ये जो इंसान है यहाँ पर, ये हमेशा चाइना के फेवर में रहता है। और जब यहाँ पर ये पावर में से गया, तो यहाँ पर इसके द्वारा आरोप लगाया गया कि इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर बेसिकली मुझे पावर से हटाया। और ये आज की डेट में लोगों को भड़काता है कि इंडिया के जो प्रोजेक्ट हैं वो बेसिकली यहाँ पर काफी गलत है और काफी नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर डालेंगे। यानी कि एक बात समझिए, यहाँ पर इंडिया के खिलाफ भड़का रहा है कि इंडिया के प्रोजेक्ट सही नहीं है, चाइना के प्रोजेक्ट काफी प्यारे हैं। ठीक है, चाइना जो है इनको लस्सी मारकर प्रोजेक्ट देता है और बड़े ही अच्छे से। इस बदतमीज को ये चीजें समझ में नहीं आ रही है कि चाइना जो है पाकिस्तान को पूरे को चूस चुका है। आज की डेट में पाकिस्तान जो है उसके कर्जे में दबा पड़ा है। श्रीलंका जो है वो घुटनों पर आ चुके हैं यहाँ पर चाइना के चलते। वो आज की डेट में उनकी अर्थव्यवस्था जो है वो बेसिकली उन्हें कहते हैं बच्चा गुडलियो चलता है, तो गुडलियो चल रही है उनकी अर्थव्यवस्था आज की डेट में। तो अगर इसी तरीके से आप लोग बात करें, यहाँ पर भी कोई ज्यादा अच्छी खस्ता हालत यहाँ पर ऐसी कर दी थी, अब तक कोई ज्यादा अच्छी हालत है नहीं। वो तो इंडिया है कि बार बार आकर कई सारे देशों को बचा लेता है, वरना चाइना जहां पर भी अपना इन्वेस्टमेंट करता है वो वहां पर गुली ही खिलाकर आता है। तो यहाँ पर इंडिया के खिलाफ कैंपेन चलाना, और खासकर देखिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी के कोई ना कोई फॉलोवर होते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पर इनके भी फॉलोवर हैं, तो उसके चलते यहाँ पर कुछ ना कुछ आप लोगों को देखने को मिल ही जाता है कि हाँ हमारी कंट्री के खिलाफ यहाँ पर कैंपेन लगते हुए नजर आ ही जाते हैं। पर प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो काफी संभल कर इन सब चीजों को हैंडल करती है, और आज की डेट में इंडिया और मालदीव के रिलेशन जो है वो एक अच्छे लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये, जो ये एकेडमी हम लोग बनाने वाले हैं, ये बिल्कुल हमारी कंट्री में जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी है, कहां पर है, ये हैदराबाद में, जहां पर आईपीएस की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, आप लोग ये बताइए, जब आप लोग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाते हैं आईएएस की ट्रेनिंग, तो मसूरी में होती है, उसको आप लोग किस नाम से पुकारते हैं? ठीक है बड़ा ही मतलब कई सारे बच्चे जो नए नए आते हैं उनको नहीं पता होता है, देखता हूं, चलिए बताइए, चलिए। ठीक है, मालदीव के अंदर जो पुलिस सर्विस ये एकेडमी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी, तो इसी के पैटर्न में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो इससे दोनों कंट्री के बीच में काफी सारा कोऑपरेशन देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं हमारी कंट्री यहाँ पर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराएगी। अब तक अगर मालदीव के बारे में आप लोगों से मैं बात करूं,
सबसे बुरी कंडीशन यहाँ पर ये थी कि इनके अंदर खुद की कोई ऐसी एकेडमी नहीं थी जिसकी वजह से अलग अलग कंट्रीज में कई बार ये ट्रेनिंग करते थे, और हमारी कंट्री भी काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती थी। अगर यहाँ पर एक प्रॉपर एकेडमी रहेगी तो यहाँ पर कई सारे लेवल पर इनको फायदा देखने को मिलेगा। जैसे अपने देश के अंदर में अगर इन्फोर्समेंट एबिलिटी को यहाँ पर ये लेकर आ सकते हैं, प्रॉपर लॉ इन्फोर्समेंट एबिलिटी होगी, एक प्रॉपर एकेडमी के थ्रू काम चलेगा। ड्रग ट्रैफिकिंग और इसी के साथ में जो रेडिकलाइजेशन चल रहा है, मालदीव जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारे रेडिकल ग्रुप हैं, जैसे अभी मैंने बताया जो इंडिया को अपोज करते हैं, तो अपोजिशन लीडर कई बार उनको सपोर्ट करते हैं, तो इसकी वजह से कई बार वायलेंस देखने को मिलता है एक्सट्रीम फॉर्म में, तो उसको भी यहाँ पर एड्रेस किया जाएगा अगर एक पुलिस एकेडमी रहेगी। तो कई सारे लोग तो ये बोल रहे हैं कि अब इंडिया जो है अपनी तो वहां पर मिलिट्री भेज नहीं पा रही है, बल्कि वहां पर उनकी खुद की ऐसी मिलिट्री या फिर पुलिस तैयार करेगी जो कि वहां पर जो पहले जो प्रेसिडेंट थे उनके द्वारा जो हरकतें की जा रही है उसको यहाँ पर कंट्रोल किया जाएगा। तो कई सारे लोग जो हैं वो ऐसी ऐसी बातें भी बोल रहे हैं, पर लेकिन देखिए जो बोलना है वो इंसान बोलता रहेगा। पर अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर काफी कुछ एक तरीके से इंडिया और इनके रिलेशन जो है वो अच्छे यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब तक का अगर बात करें जो कंट्रोवर्सी रही है उसको अभी साइड में यहाँ पर रखा जाएगा अगर यहाँ पर इस तरीके से चीजें डेवलपमेंट के तरीके से आगे बढ़ती है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया था, यहाँ पर कई सारे इनके डिफेंस पर्सनल जो हैं वो आज के में ट्रेनिंग करते हैं अलग अलग कंट्री में इंक्लूडिंग इंडिया। तो इसके चलते यहाँ पर अब अपनी ही कंट्री में यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग की जो फैसिलिटी अवेलेबल यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। और अभी रिसेंटली यहाँ पर कई सारे डिफेंस कोऑपरेशन इंडिया और यहाँ पर मालदीव के बीच में देखने को मिले। इनमें से एक है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक डायलॉग है किस किस के बीच में, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के बीच में। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। तो दोनों तीनों कंट्री मिलकर यहाँ पर काम कर रही है कि कैसे ट्राइलेटरल सिक्योरिटी भी यहाँ पर एक दूसरे के साथ में लेकर चली जा सके। ट्राइलेटरल मतलब जिसमें 3 कंट्री मिलकर काम करती है। तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग एक एग्रीमेंट आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो आउट इंडिया कैंपेन के बारे में अगर कोई पूछे तो आप लोग याद रखिएगा हमारी कंट्री का ये बैंक है जिसको एक्सिम मतलब इसको बोलते हैं EX यानी कि एक्सपोर्ट और IM यानी कि इंपोर्ट। ये जो बैंक है लगभग 40 मिलियन यहाँ पर बेसिकली प्रोवाइड कराएगा ताकि पुलिस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर मालदीव के अंदर वो एक तरीके से डेवलप किया जा सके। 61 पुलिस स्टेशन और इसी के साथ में हेडक्वार्टर वगैरह, ये कई सारी बैरक वगैरह और ये सेंटर डिटेंशन सेंटर भी बनाए जाएंगे। ये इंडिया काफी बड़ा रोल यहाँ पर प्ले करने वाला है। तो आने वाले टाइम में यहाँ पर जो है इंडिया का दबदबा आप लोगों को देखने को मिलेगा, या फिर बोला जाए तो इंडिया और मालदीव के रिलेशन अच्छे रहेंगे और कहीं ना कहीं चाइना से यहाँ पर इनकी कन्नी कटती हुई नजर आएगी। कई सारे और प्रोजेक्ट हैं लगभग 80 मिलियन के आप लोगों को यहाँ पर और ही प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। इसमें यहाँ पर एक बात की जा रही है जिसमें एक जो ड्रग एक तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में और रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए जाएंगे। ऐसा नहीं जैसे अपनी कंट्री में आप लोगों ने उड़ता पंजाब मूवी देखी होगी, तो इस तरीके की कई सारी सिचुएशन ऐसा नहीं है हमारे ही देश में कई सारे जो नौजवान नवयुवक होते हैं वो अपना रास्ता भटक जाते हैं, तो उनको सही रास्ते पर लाना, उनका इलाज करना होता है, क्योंकि एक तरीके से वो बीमार मेंटल एक टेंडेंसी बन जाती है बीमार वाली इंसान की कि यहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। तो अगर हम लोग उनको सही डायरेक्शन में लेकर नहीं आएंगे तो वो अपनी हेल्थ को और अपने ही देश को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर भी इंडिया जो है इनकी हेल्प करने वाला है। इसी के साथ में सेंटर इज 1 हाई इंपैक्ट कम्युनिटी, जैसे कि यहाँ पर कई सारे और भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे हेल्थ केयर के फील्ड में, एजुकेशन, फिशरी, टूरिज्म, स्पोर्ट और कल्चर, इसमें भी इंडिया और मालदीव जो है वो साथ में काम करते हुए नजर आएंगे। तो कई सारी ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि कई बार यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ पर बेसिकली मुद्दा क्या है। अगर कंफ्यूजन रहेगा तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें आखिर इनके द्वारा जो इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया उसका बेस क्या था। देखिए यहाँ पर इंडिया के द्वारा ना 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर यहाँ पर इनको एज एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराए गए थे, ठीक है। तो उसके चलते यहाँ पर और भी कई सारी चीजें देखने को मिली थी, जैसे कि हम लोग यहाँ पर बात करे थे एक तरीके से यहाँ पर एक स्टेशन बनाना, ठीक है, कि एक तरीके से यहाँ पर ये बोल रहे थे कि हम तो बेस बनाने की बात करते हैं कई बार कि हाँ एक तरीके से अपनी कंट्री के भी कोई लोग जाते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराए इस तरीके से। तो यहाँ पर कई सारे ऐसे फंडेड प्रोजेक्ट हम लोगों ने यहाँ पर प्रोवाइड कराने की बात की जा रही थी। तो जैसे मिलिट्री के बारे में बात करें तो ये बोल रहे थे यहाँ पर कि इंडिया जो है वो चाहता है मिलिट्रिकली जो मालदीव को अपने कंट्रोल में लेना। और आप लोगों को पता होगा पुराने टाइम पे हम लोगों ने ऑपरेशन कैक्टस भी चलाया था, इंडिया ने हेल्प की थी मालदीव को जो बेसिकली एक काफी बुरी कंडीशन देश के अंदर बन गई थी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑपरेशन कैक्टस चलाकर इंडिया ने यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड कराई थी, और भी यहाँ पर कई सारी हेल्प प्रोवाइड कराते हैं इंडिया में जब यहाँ पर मालदीव में जब भी यहाँ पर एक तरीके से रिक्वायरमेंट होती है। तो इंडिया एज ए फ्रेंडली नेचर के तौर पर पड़ोसी देशों के साथ में काफी काम करता है, पर लेकिन ये ऐसे देश है यहाँ पर कई बार अपोजिशन की पार्टी जो होती है वो इंडिया के खिलाफ यहाँ पर ऐसी ऐसी हरकतें करती हुई नजर आती है। तो ये है पूरा आर्टिकल। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर पूरी क्लैरिटी आ गई होगी, कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए।
तो क्या है, कहां पर ये कवर किया गया पूरा डिटेल में मैंने बताया क्या क्या यहाँ पर अभी चीजें देखने को मिल रही है इंडिया और मालदीव के रिलेशन के बारे में। इसी के साथ में यहाँ पर जो कोलंबो सिक्योरिटी जो यहाँ पर कॉन्क्लेव है उसके बारे में याद रखिएगा, और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये क्या क्या प्रोजेक्ट है, और इंडिया आउट कैंपेन भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। एक और इंपोर्टेंट बात जो आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है, इक्विडेंट करके यहाँ पर एक एक्सरसाइज है जिसको मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव के बीच में बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज आप लोग मत हो जाना, ये जो इसका शब्द का मतलब पूछा जा सकता है, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से फ्रेंडशिप के तौर पर यहाँ पर ये एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलेगी इंडिया और मालदीव के बीच में। तो ये भी कई बार आप लोगों से पूछी जाती है, इसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, तो ये भी काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। और इसी के साथ में एक छोटी सी और बात आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर एक यहाँ पर दोस्ती है यहाँ पर बेसिकली एक पर्टिकुलर सिस्टम जिसके बारे में अगर आप लोगों से बात की जाए तो दोस्ती के बारे में आप लोग याद रखिएगा। एक सेकंड यार, ठीक है। तो दोस्ती जो आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी तो ये किस किस के बीच में है, तो ये आप लोग जैसे यहाँ पर ऊपर इंडिया हो गया, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर श्रीलंका हो गया, और इधर आप लोग को मालदीव देखने को मिलेगा। तो ये इन तीनों के बीच में ट्रायल जो यहाँ पर ट्राइलेटरल यहाँ पर एक कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है जिसका नाम है दोस्ती। तो यहाँ पर ये मिलकर काम करते हैं इंडिया, मालदीव और श्रीलंका। तो ये दोस्ती भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्ती में यहाँ पर तीनों है यहाँ पर, और अगर बात करें इक्विवेलेंट में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडिया और मालदीव में। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, अगर क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये दो एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप लोग खासकर एनडीए सीडीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। तो और यहाँ पर अगर कुछ लिखने के लिए आ जाता है, आप लोगों को इंडिया और मालदीव के रिलेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए, तो वहां पर भी आप लोग एज ए डिफेंस रिलेशन के तौर पर इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि माइंड में क्लैरिटी होगी। फीडबैक जरूर बताया करो आप लोगों को कैसा लगता है आर्टिकल उसके बारे में, ताकि मुझ तक चीजें पहुंचती रहे। आप लोग लाइक कर डिसलाइक कर या फिर कमेंट में यहाँ पर अपनी बातें बता सकते हो, ठीक है। हमारा देश जो है यार बड़ा ही डिफरेंट किस्म का देश है, आप लोगों को पता है। अगर हमारी कोई और नहीं सुनता तो हम लोग अपने आप से ही बातें कर लेते हैं, ठीक है। अगर हमारा सामान कोई और नहीं खरीदता तो हम लोग अपने आप में ही अपने सामान को एंजॉय कर लेते हैं। ऐसा ही यहाँ पर अभी एक इंसिडेंट देखने को मिला, जैसे रसिया के ऊपर दुनिया भर के प्रतिबंध लगाए गए, तो रसिया का जो बेसिकली अंदर जो तेल निकाला जा रहा था उसमें हमारी एक कंपनी है जिसका नाम है ओएनजीसी वेदास। तो इसके द्वारा वहां पर काफी लार्ज स्केल पर जो ऑयल निकालने का फंड है उसमें यहाँ पर ये बेसिकली पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसके चलते अभी हमारी कंट्री की जो एनजीसी है, अभी यहाँ पर रसिया के ऊपर प्रतिबंध लग रहे हैं, तो ओएनजीसी का भी तेल कोई नहीं खरीद रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उसी के चलते मैं आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा, इसको बोलते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। अगर बात करें यहाँ पर अभी रिसेंटली क्या इंसिडेंट देखने को मिला, तो कैसे आप लोग इसको अपने एग्जाम में पेपर के साथ में कनेक्ट करेंगे वो समझिए। यूपीएससी प्रीलिम्स और इसी के साथ में जीएस पेपर 3 के अंदर इकोनॉमी का जो सेक्शन है वहां पर आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ओएनजीसी की ये एक पर्टिकुलर आर्म आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि ओएनजीसी का ही पार्ट है यहाँ पर ओएनजीसी वेदास लिमिटेड। ये क्या करती है, ये ऑयल के फील्ड में काम करती है। तो रसिया के अंदर में जो यहाँ पर जिसका नाम है सुकोल ऑयल, तो यहाँ पर ये रिफाइनरी में इनके द्वारा काम किया गया और वहां पर काफी लार्ज स्केल पर जो तेल है बेसिकली उसको निकाला गया। अब जब ये तेल बेचने का नंबर आया तो यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड में रसिया के ऊपर दुनिया भर के सैंक्शन लगा दिए। तो भाई साहब अब दिखा कि क्या करना चाहिए, कोई तेल खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है। और दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले 2 देश हैं, एक है चाइना और दूसरा है अपना प्यारा देश। तो अब यहाँ पर दुनिया भर की पॉपुलेशन है, दुनिया भर के लोग हैं, तो सबकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहेगी। तो जो हमारे लोग हैं काफी प्यारे प्यारे से लोग अपना बेसिकली खर्चा पानी निकालते हैं। आप लोगों को पता होगा सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं दुनिया भर का। आज के में जहां पॉपुलेशन होगी तो वहां पर दुनिया भर का सामान भी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ऐसे हम लोग भी यहाँ पर काफी रॉ मटेरियल वगैरह यूज करते हैं। उसमें से क्रूड ऑयल भी एक काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रॉ मटेरियल है जो कि हम लोग काफी लार्ज स्केल पर यूज करते हैं। तो यहाँ पर ओएनजीसी वेदास के दिमाग में एक आइडिया आया, उसने बोला कि यार और तो कोई खरीद नहीं रहा है, क्यों ना अपने ही देश में अपने ही कंपनीज को माल बेचना स्टार्ट कर दिए। तो इनके द्वारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो कॉर्पोरेशन लिमिटेड है जिसको हम लोग एचपीसीएल बोलते हैं, और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जिसको बीपीसीएल बोलते हैं, उसको यहाँ पर इनके द्वारा अपना सामान बेचना जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो इसके चलते यहाँ पर टेंडर देखने को मिला और यहाँ पर ये अभी रिसेंटली न्यूज में भी था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर ओएनजीसी के बारे में, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और यूक्रेन क्राइसिस की वजह से यहाँ पर ये सारी चीजें अभी आप लोगों को देखने को मिली। तो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है ये यहाँ पर काफी अच्छा रहा। खासकर देखिए हमारी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग बात करेंगे हमारे लिए तो अच्छा ही है। रीजन क्या है? रीजन है हमारे को तो रिक्वायरमेंट है काफी ज्यादा, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि अपनी रिक्वायरमेंट है 85% ऑयल हम लोग बाहर से खरीदते हैं, 15% हम लोग अपने देश में बनाते हैं। तो जब 85% बाहर से खरीदेंगे तो भाई साहब कोई भी बेच दो, हम तो बेसिकली अपना नहीं अपने लीटर अपने टैंकर लिए खड़े हुए हैं, आओ बस में तेल भर दो, हमको और कुछ नहीं चाहिए। तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो ओएनजीसी वेदास है यहाँ पर, इसके द्वारा यहाँ पर बेसिकली क्रूड ऑयल बेचा जाता है। क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल,
जिसमें से आगे चलकर हम लोग जो जो चीजें हैं जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, वो हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर टेंडर साइन किया और उसके थ्रू हमारी कंट्री में अभी यहाँ पर तेल आने की बात जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारी बेसिक चीजें बताऊंगा जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाती है, और ये चीजें अगर आप लोग सारी एक बार समझ लेंगे तो फिर एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग उसका क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे पाओगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, वर्ल्ड में रसिया जो है थर्ड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है, यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस कौन करता है, वो करता है सऊदी अरेबिया। दूसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और तीसरे नंबर पर करता है यहाँ पर रसिया। इसी के साथ में अगर बात करें वर्ल्ड में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल और जो प्रोडक्ट है यहाँ पर वो आप लोगों को रसिया देखने को मिलेगा। रीजन क्या है, रीजन यहाँ पर ये कि रसिया जो है यहाँ पर एक बात करें तो एक तरीके से आप लोग देखते हैं कि काफी बड़ा एरिया है रसिया का और पॉपुलेशन जो है वो काफी कम है, तो काफी सारे एरिया में से यहाँ पर ऑयल के जो प्रोजेक्ट और जो प्रोडक्ट और इसी के साथ में गैस वगैरह भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, काफी ज्यादा यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं। तो रसिया वर्ल्ड में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, यूएसए मैक्सिमम अपने पास में ही रखता है बेसिकली वो एक ऐसा इंसान है उसके पास में सामान होते होते भी वो मार्केट से खरीद कर लेकर आता है, यानी कि अपना बेसिकली बचा रहना चाहिए, वो खत्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो दुनिया में सबसे ज्यादा सप्लाई करने वाला रसिया है और सेकंड नंबर पर सप्लाई करने वाला है यहाँ पर सऊदी अरेबिया, ठीक है। नहीं सऊदी अरेबिया सॉरी पहले नंबर पर है। अगर बात करें तो रसिया जो है वर्ल्ड में एक्सपोर्टर के बारे में बात करें सेकंड है लार्जेस्ट सप्लायर क्रूड ऑयल आफ्टर यहाँ पर किसके, सऊदी अरेबिया के, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यानी कि तीसरे नंबर पर तो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला है और दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बेचने वाला है, क्योंकि यूएसए के अंदर भी काफी सारी पॉपुलेशन है और यूएसए अपना रिजर्व बनाकर रखता है, वो मार्केट में नहीं बेचता है कि कहीं खत्म ना हो जाए अपना माल, ठीक है। तो दूसरों का खरीद कर यूज कर लेते हैं। तो रसिया दूसरे नंबर पर बेचने वाला सबसे ज्यादा है सऊदी अरेबिया के बाद में। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि एक्सपोर्ट के बारे में बात करें, नेचुरल गैस के बारे में, तो अभी मैंने आप लोगों को नोर्ड स्ट्रीम के बारे में पढ़ाया था। नोर्ड स्ट्रीम जो है वो एक गैस पाइपलाइन है जो कि रसिया से लेकर यूरोप के अंदर में आती है। रसिया से यूरोप के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी और यूरोप में भी खासकर जर्मनी के अंदर में, उसके ऊपर अभी प्रतिबंध लगा दिया गया जब से इनके द्वारा यूक्रेन पर अटैक किया गया। तो बोला यह गया कि ऑलमोस्ट यहाँ पर थर्ड यानी कि 32% जो गैस है यहाँ पर यूरोप के अंदर में वो रसिया का माल जाता है, इसके साथ में यूके भी इंक्लूडेड है। आप लोग ये समझ सकते हैं कि आज की डेट में काफी हद तक यहाँ पर मैक्सिमम अगर बात करें तो यूरोपियन यूनियन जो है वो रसिया के ऊपर डिपेंडेंट है। तो रसिया कल को यहाँ पर एक तरीके से उनको जो है काफी दिक्कत में डाल सकते हैं। अगर रसिया ने बोला मैं आज से गैस सप्लाई करना बंद कर दूंगा तो उनके अंदर काफी लार्ज स्केल पर इन्फ्लेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा और बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर इस देश के अंदर आप लोगों को नजर आनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर रसिया जितना एक तरीके से रसिया के ऊपर अगर सैंक्शन लग रहे हैं तो दूसरे देशों में भी दिक्कतें इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि दूसरे लोग जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रसिया को ही यहाँ पर इससे फायदा हो रहा है, वो यूरोपियन यूनियन को ही फायदा हो रहा है, रसिया को भी दुनिया भर का फायदा है। रेवेन्यू जो यहाँ पर अपना ऑयल और गैस बेचकर यहाँ पर रसिया कमाता है, 36% है रसिया का टोटल रेवेन्यू जो है, ठीक है। लगभग 25.29 ट्रिलियन जो रुबेल इसकी लास्ट ईयर देखने को मिली। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं अगर रसिया के ऊपर सैंक्शन लगते हैं तो इसकी वजह से रसिया को तो नुकसान हो गई होगा, उन देशों को भी नुकसान होगा जो रसिया के ऊपर डिपेंडेंट है, खासकर यूरोपियन यूनियन। तो इसी के चलते जब बोला गया रसिया और यूक्रेन की लड़ाई जो है वो बंद हो सकती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये निकल के आया कि यूके के द्वारा ये बात बोलेगी साफ साफ कि रसिया के ऊपर से सैंक्शन हटा सकते हैं अगर वो यूक्रेन के अंदर जो भी चीजें चल रही हैं उसको बंद कर दे। तो यानी कहने का मतलब कौन बोलेगा ऐसी बातें, वही बोलेगा ना जिसको खुद को भी नुकसान हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर इनके द्वारा ये बातें यहाँ पर बोलेगी। तो काफी इंपॉर्टेंट ये मुद्दा बनता हुआ जा रहा है। अभी देखते हैं कैसे कैसे चीजें जो है वो थोड़ी सी नॉर्मलाइज होती है। पर जो पॉइंट्स मैंने आप लोग को बताए हैं ये आप लोग आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने रसिया के बारे में बता दिया कि रसिया का क्या क्या फंडा है और डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, अब बात करेंगे अपनी कंट्री के बारे में। तो अपनी प्यारी कंट्री क्या कर रही है उसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं। अगर पूछ ले दुनिया में सबसे ज्यादा तेल कौन इंपोर्ट करता है, सबसे ज्यादा कंज्यूम कौन करता है, तो पहले नंबर पर यूएसए करता है, दूसरे नंबर पर चाइना और तीसरे नंबर पर इंडिया करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब एक और छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा। अगर कोई आप लोगों से पूछ ले कि सबसे ज्यादा तेल जो है किस देश से हम लोग सबसे ज्यादा तेल खरीदते हैं, तो ये मैंने आप लोगों को बताया था, याद रखने वाली बात है, बिल्कुल नहीं भूलना है। इराक से सबसे ज्यादा करते हैं पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर कौन था, सऊदी अरेबिया, और तीसरे नंबर पर कौन था यहाँ पर, ये चलिए आप लोग बताइए, ठीक है। मैप में तो मैंने आप लोगों को बता दिया, वैसे नाम आप लोग बता दीजिए, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हो यार, सारे क्वेश्चन के आंसर मैं ही दूंगा टीचर से आंसर पूछ लिया करो, ठीक है, एग्जाम भी मैं ही दे दूंगा आप लोगों के। ऑयल की डिमांड के बारे में अगर बात करें तो ये माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में और 3.4% जो है वो हमारी बढ़ने वाली है। प्रेजेंट टाइम पर ये माना जा रहा है कि हमारा देश जो है लगभग 5 मिलियन बैरल हम लोग यूज करते हैं पर डे। 5 मिलियन बैरल मतलब
यानी कि 50 लाख बैरल हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, और आने वाले टाइम में यहाँ पर बोला जा रहा है कि 70 लाख बैरल जो है वो हम लोग यूज करते हुए नजर आएंगे। इंडिया जो है वो और ज्यादा ऑयल जो है वो कंज्यूम करता हुआ नजर आएगा। और मैंने आप लोगों को बताया था एक बैरल में आप लोगों को देखने को मिलेगा 159 लीटर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी में पूछा जा चुका है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था यूपीएससी 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पर जो बैरल के बारे में कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। तो 131 लीटर, 159 लीटर, 257 लीटर या फिर 321 लीटर। तो अभी भी क्वेश्चन बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर क्वेश्चन बन जाए। तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन देखना एक एक कर आप लोग क्लियर हो जाएंगे जैसे जैसे ये पूरा आर्टिकल मैं आप लोगों का क्लियर करूंगा। नेक्स्ट अगर बात करूं, इंडिया जो है वो इंपोर्ट कर रहा है 85% जो ऑयल है। आज के डेट में लगभग 40 कंट्रीज से हम लोग ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो मिडिल ईस्ट है, जिसे मैंने अभी आप लोग को मैप में दिखाया, ये एरिया इसमें सऊदी अरेबिया, यूएई और इसी के साथ में इराक हो गया, ठीक है। और चौथे नंबर पर अगर आप लोगों से कोई पूछ ले सबसे ज्यादा किससे खरीदते हैं, तो आज के में चौथे नंबर पर है यूएस से। तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। रसिया से ना के बराबर तेल खरीदते हैं, एक दिन की भी पूर्ति हमारी नहीं हो पाएगी ढंग से जो रसिया से हम लोग तेल खरीद रहे हैं। तो इंडिया ने यही तो बात बोली थी, तुम लोग इतना चिल्ला रहे हो कि रसिया से हम लोग ने तेल खरीद लिया, हाय रे मर गए रे लुट गए, पर लेकिन रियलिटी में अगर आप लोग देखोगे तो रसिया से जो भी हम लोगों ने तेल खरीदा है वो हमारा बहुत ही नगण्य है, यानी कि ना के बराबर है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो बोला गया कि रसिया से जो हम लोग तेल खरीद रहे हैं, अच्छा फायदा हम लोग को ये देखने को मिला क्योंकि हम लोग को वो तेल जो है वो सस्ता पड़ गया काफी। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। रसिया का तेल तो हम लोग को सस्ता पड़ गया, पर लेकिन रसिया से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये समझिएगा जो बात बोलने चाह रहा हूं आप लोग, इसको समझोगे अगर अंदर तक जाने दोगे इस बात को तो आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। रसिया से जो हम लोग तेल खरीद रहे हैं वो हम लोग को ओनली 2% हमारा पूरी कर रहा है, ठीक है। पर लेकिन रसिया की और यूक्रेन की लड़ाई होने की वजह से ओवरऑल जनरली अगर तेल के बारे में बात करें तो जनरली तेल का प्राइस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब आप लोग सोचिए रसिया से जो ऑयल खरीद रहे हैं वो ओनली 2% है, बाकी का 98% जो है हम लोग बाकी का दूसरे देश से खरीद रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर 100% हम लोग तेल खरीदते हैं तो 98% दूसरे से खरीद रहे हैं। अब 2% तेल का प्राइस जो है वो डाउन हो गया, पर लेकिन 98% तेल का प्राइस जो है वो बढ़ गया यहाँ पर। तो नुकसान हुआ कि फायदा हुआ, बताओ आप लोग ये बताओ नुकसान हुआ कि फायदा हुआ। तो यानी कि ये वाला प्राइस जो है बढ़ गया और ये वाला 2% का ओनली घट गया। तो अगर आप लोग बात करेंगे तो सीधी सीधी बात है कि हम लोग को नुकसान होगा। तो इन जनरल इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गया, तो इसी के चलते रसिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रही है वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। और ये आप लोग याद रखिएगा 1 बैरल जो है यहाँ पर उसमें लगभग यहाँ पर 158.987 के करीब लीटर जो है वो यहाँ पर आप लोगों को तेल देखने को मिलेगा। यानी कि जितनी बैरल होगी अब उतना ही मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इससे, उतना ही लीटर तेल जो है वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं। सीधा सीधा आप लोग ये बोल सकते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा जहां से आप लोगों के क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा है वो यहीं से पूछा है, ये वाला 2011 के अंदर में, ठीक है। क्या है इसमें बोला जा रहा है, वेस्ट जो टेक्सास इंटरमीडिएटरी और जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है, ये दो मेजर टाइप जो क्रूड ऑयल है जो खरीदे जाते हैं और जिनके बेस पर इंटरनेशनल मार्केट जो है वो डिसाइड होती है। अब जो वेस्ट टेक्सास है, आप लोगों ने सुना होगा, टेक्सास बेसिकली यूएसए के अंदर आप लोगों को एक स्टेट नजर आएगा। तो यहाँ पर ये एक तो ये है जिसको आप लोग WTI बोलते हो शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। दूसरा है ब्रेंट क्रूड ऑयल, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये ब्रेंट क्रूड जो कि यहाँ पर नॉर्थ सी हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, यूके हो गया, इन पर्टिकुलर एरिया से निकाला जाता है। अब यहाँ पर जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो बेसिकली जब हम लोग तेल खरीद कर लेकर आते हैं तो तेल का जो प्राइस डिसाइड होता है तो वो यहीं से निकल कर आता है, खासकर हमारे देश के लिए। तो जो यहाँ पर अगर बात करें WTI जो है वो बेंचमार्क है फॉर ऑयल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द अमेरिका। पर लेकिन अगर बेंचमार्क के बारे में बात करें जो तेल मैक्सिमम हम लोग खरीद रहे हैं तो वो खरीद रहे हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल के बेस पर। यानी कि हमारे तेल का जो भाव डिसाइड होता है वो ब्रेंट क्रूड ऑयल से डिसाइड होता है, जो कि यहाँ पर निकाला जाता है कहां से, ये नॉर्थ सी वाला एरिया हो गया, ये वाला हो गया, यहाँ से हम लोग निकाल कर लेकर आते हैं। जो अगर नॉर्थ सी वाला एरिया आप लोगों को देखना है तो मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ, 1 सेकंड लगती है, मैं आप लोगों को दुनिया की सैर कराता रहता हूँ, ठीक है। तो ये पहुंच गए नॉर्थ सी, देखना सेकंडों में, भाई साहब इतनी तेज रफ्तार से कोई जहाज चलेगा तो यहाँ पर हम लोग नॉर्थ सी में पहुंच गए। अब नॉर्थ सी में हम लोग बातें करेंगे तो ये यहाँ से तेल निकाला जाता है। अब सोचिए कोई पर्टिकुलर एरिया है यूएसए के अंदर में, यानी कि यूएसए की जो जमीन है उससे हम लोग मान लीजिए तेल निकाल रहे हैं, ठीक है। 1 सेकंड, यूएसए की जो जमीन है मान लीजिए उसके वहां से हम लोग तेल निकाल रहे हैं। यूएसए मान लीजिए हम लोग ने तेल निकाला है, यहाँ से कोई पर्टिकुलर एरिया हो गया शिकागो, ठीक है, यहाँ से, या फिर आप लोग दूसरा देख लीजिए यहाँ पर टेक्सास, ये देख लीजिए यहाँ से तेल निकाला। अब यहाँ से तेल निकालेंगे, पहले उसको यहाँ पर समुद्र तक लेकर आएंगे तो खर्चा लगेगा, या फिर यहाँ से इधर लेकर आएंगे खर्चा लगेगा, इधर से इधर लेकर जा रहे हैं लेफ्ट साइड में राइट साइड में, तो समुद्र तक लाने में तेल को खर्चा लगेगा और फिर समुद्र में भरेंगे, यहाँ पर समुद्र से इसको जहाज में फिर किसी दूसरे देश में जाएगा। पर लेकिन अगर बात करें नॉर्थ सी के बारे में तो यहाँ पर ये पानी में निकाला जा रहा है, डायरेक्ट यहाँ पर बेसिकली जहाज खड़ा करा और पानी से पानी में भर लिया और डायरेक्ट अपने जहाज में लेकर निकल लिए। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को यहाँ पर समझ पाओगे
यानी कि जो तेल हम लोग खरीद रहे हैं बेसिकली यहाँ पर वेस्ट टेक्सास से, बेसिकली यहाँ पर ये वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ये महंगा पड़ता है क्योंकि जमीन से निकालकर फिर समुद्र में लेके आते हैं और समुद्र से फिर भर के लेकर जाते हैं और ये सस्ता पड़ जाता है। तो यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड में मैक्सिमम जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो है ब्रेंट क्रूड ऑयल। और वैसे भी यूएसए वाले तो अपना ही बेसिकली भरकर बैठे हैं, उसको छोड़ने के लिए तैयारी नहीं है, ये देखने को मिलेगा। तो यूएसए में ऑयल प्राइस यहाँ से, और ओपेक कंट्री जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोगों के लिए कम से कम ये बातें आप लोग याद रखिएगा, जो कि ये बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी, इतना तो कम से कम आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। ये न्यूयॉर्क में यहाँ पर जो एक्सचेंज है वहां से लगेगा, यहाँ पर ये लंदन में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो ट्रेडिंग एक्सचेंज के बारे में अगर बात करते हैं, ठीक है। लो शेयर देखने को मिलेगा इंटरनेशनल ट्रेड पर, क्योंकि अपने आप ही रखते हैं और फ्यूचर के लिए बचा के रख रखा है भाई साहब। 2/3 जो वर्ल्ड में अगर चलता है वो यहाँ से निकल कर आता है। तो हमारे देश में भी आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ब्रेंट क्रूड ऑयल ही हमारे देश में भी आप लोगों को यूज होता हुआ नजर आएगा। तो ये बेसिक चीज है जो कि आप लोगों को समझनी है। अभी ओनली ये नहीं कि यही वाला तेल ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज किया जा रहा है, बस यही बेंचमार्क है, और भी है क्या? जी हाँ, और भी है। ओपेक जो है उसके बारे में अगर बात करें प्राइसिंग के बारे में, तो अलग अलग 7 क्रूड ऑयल बास्केट देखने को मिली। अल्जीरिया का जैसे बात करें तो यहाँ पर इनके द्वारा बोला जाता है सहरन ब्लेंड, इसको बेसिकली ये बोलते हैं। अलग अलग कंट्री के हैं बेसिकली, जैसे यहाँ पर नाम दे रखे हैं अपने अपने हिसाब से, इनके द्वारा इनके नाम रखे गए। इंडोनेशिया का है उसको यहाँ पर मिनास बोलते हैं, ठीक है। नाइजीरिया का उसको बोनी लाइट बोलते हैं। सऊदी अरेबिया का जो उसको अरब लाइट बोलते हैं। दुबई का इसको फतेह बोलते हैं, ठीक है। वेनेजुला का इसको तिरहा जुनू लाइट बोलते हैं, और मेक्सिको का यहाँ पर इस्थमस बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ब्रेंट क्रूड और वेस्ट टेक्सास बोलते हैं, ऐसे ऐसे और भी नाम आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो कल को अगर कोई पूछ ले आप लोगों से कि इनको मैच करके बताओ कहां से क्या क्या है, तो भाई साहब ये मत बोलना कि यार पढ़ाया नहीं था आपने, ठीक है। मैंने एक एक पॉइंट आप लोगों का क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। अब आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? अगर फिर भी कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा, जहां पना तुसी ग्रेट हो, फिर से पढ़ा देंगे, ठीक है। तो कबूल नहीं, फिर से पढ़ा देंगे, ठीक है। जहां पर भी डाउट होगा, ओके। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन देखिए, अब देखना कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का रुकेगा नहीं। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो आप लोगों को न्यूज में कई बार देखने को मिलता है, तो इसके बारे में बात की जा रही है। अब ये जो टर्म आप लोगों को यहाँ पर बताई गई वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, तो क्या है? यहाँ पर क्रूड ऑयल है, बुलियन है, रियर अर्थ एलिमेंट है या यूरेनियम है, तो क्या है? तो आंख बंद कर ही बता दोगे क्रूड ऑयल है भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर बी हो गया और यहाँ पर ए हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोगों से सोल्व करवाऊंगा अब मैं। यहाँ पर बोला गया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल ऑयल प्राइस, जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है, जो कि यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है, इज फ्रीक्वेंटली रेफर इन द, मतलब अभी न्यूज में रहता है तो एक तरीके से फ्रीक्वेंटली रेफर टू इन न्यूज। तो यहाँ पर बोला गया व्हाट डज दिस टर्म इंप्लाइज, इनके इसका मतलब क्या है? यहाँ पर ये जो टर्म यहाँ पर यूज की जा रही है ब्रेंट क्रूड ऑयल, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि इट इज ए मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ऑयल। पहली स्टेटमेंट सही है फिर गलत है? चलिए बताइए सही है फिर गलत है। अगर आप लोगों को लग रहा है ये स्टेटमेंट गलत है फिर तो कोई बात ही नहीं है। अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया तो क्या है, ये सही है बिल्कुल, ठीक है। अगर आप लोगों को पता है ये स्टेटमेंट सही है तो इसका मतलब ये हो गया पहली स्टेटमेंट गलत होगी, ठीक है, जो यहाँ पर आंसर में। दूसरा बोला गया इट इज ए मेजर सोर्स फ्रॉम, जो कि नॉर्थ सी से निकाला जाता है, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर यही बात मैंने आप लोगों को डिटेल में क्लियर करी। सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है वो नॉर्थ सी ही लिखा हुआ है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या बोला, नॉर्थ सी से निकाला जा रहा है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? जी हाँ, वो भी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। बोला गया इट डज नॉट कंटेन सल्फर। तो अगर आप लोगों को यहाँ पर अगर बात करें तीसरे के बारे में अगर बात करें तो सल्फर के बारे में, तो सल्फर ऐसा कोई सा भी तेल नहीं है जिसके अंदर सल्फर आप लोगों को देखने को नहीं मिले। थोड़ा और ज्यादा हर एक तेल में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो पहला और दूसरा जो है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इससे आप लोग समझ सकते हैं। दूसरा मैंने बता दिया करेक्ट है, अगर दूसरा करेक्ट है तो ये भी चला गया। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को ये वाली स्टेटमेंट नहीं पता है तो कम से कम आप लोग एलिमिनेशन से 2 में तो आप लोग आ जाओगे यहाँ पर, ठीक है। और कोई भी अगर ऐसा नहीं है बिल्कुल भी नहीं है, ये नहीं है, यूपीएससी में कोई ऐसी स्टेटमेंट आती है तो मैक्सिमम टाइम आप लोग गलत देखने को मिलती है। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं थोड़ा सा। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? आंसर इसका क्या हो गया? आंसर हो गया इसका बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, 1 और 2। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बनते हैं। तो 3 क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करा दिए जो कि यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं इसी टॉपिक से अकेले से। तो इस तरीके से पढ़ा करो तो कभी कोई कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा। आया कि नहीं आया मजा? अब बताइए आप लोग, ठीक है। तो ये सारी बातें अब आप लोगों के माइंड में क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पॉइंट मैंने बताया ये तो आप लोग जरूर याद रखिएगा, इसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आप लोग को माइंड में रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन करंट प्लस स्टैटिक के साथ में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसके एक एक पॉइंट में आप लोगों से क्लियर यहाँ पर करने वाला हूँ। यूपीएससी प्रीलिम्स यहाँ पर जीएस पेपर 3 के अंदर इन्वायरमेंट वाले सेक्शन के साथ में आप लोग कनेक्ट इसको कर सकते हैं। अभी न्यूज में क्या है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। हमारी कंट्री के जो यूनियन मिनिस्टर हैं जिन इन्वायरमेंट के, जिनका नाम है भूपेंद्र यादव। तो यहाँ पर जो भूपेंद्र यादव जी हैं, आप लोग बेसिकली इनके द्वारा भी यहाँ पर रिसेंटली इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई कि रिसेंटली अभी 19 के करीब जो एलिफेंट है उनकी जान गई है यहाँ पर अक्रॉस द कंट्री। और ये जो जान किससे गई है? ओनली रेलवे ट्रैक के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है।
यानी कि रेलवे ट्रैक पर बहुत सारे हाथी जो हैं वो कटकर यहाँ पर बेसिकली उनकी जान चली जाती है। तो उसके चलते यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा जब मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आप लोगों से कोई बातें करने लगी। तो इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बन सकते हैं, एक एक पॉइंट जो है वो माइंड में क्रिस्टल क्लियर आप लोगों को होना चाहिए, ठीक है। तो ढंग से समझेंगे, आप लोगों को बिल्कुल शांति में बैठकर बस सुनना है, सारी बातें आप लोगों को क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है। आइए समझते हैं। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगी कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करें हमारे देश में सबसे ज्यादा हाथी कहां पर पाए जाते हैं, क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछे तो पहले नंबर पर आप लोगों को कर्नाटक देखने को मिलेगा, दूसरे नंबर पर है आसाम और तीसरे नंबर पर है केरला, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर हो गया केरला, तो यहां से ऐसे जाओ और फिर यहाँ पर ऐसे आ जाओ, ठीक है। तो ये है बेसिकली हाथी का जो दांत है, ठीक है। तो हाथी का दांत बन गया कि आसाम जाओ और फिर ऐसे आ जाओ, याद रखने के लिए रख लेना, पहले नंबर पर यहाँ पर कर्नाटक, दूसरे नंबर पर है आसाम और तीसरे नंबर पर हो गया केरला। तो ऐसे हाथी का दांत बन गया, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखना। अभी इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट है मैं आप लोगों को यहाँ पर वो बताता हुआ चलूंगा जिसके साथ में आप लोगों को कनेक्ट करने हैं। तो यूनियन मिनिस्टर जो है भूपेंद्र जी, उनके द्वारा यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि रेलवे और जो इन्वायरमेंट है यहाँ पर एक तरीके से मिलकर अगर काम करें यहाँ पर दोनों मिनिस्ट्री, तो चीजों को रोका जा सकता है, यानी कि प्रिवेंट करना, यानी कि बचाया जा सकता है हाथियों को कि रेलवे ट्रैक पर उनकी जान न जाए। यानी कि दोनों मिनिस्ट्री अगर आए यहाँ पर मिलकर, ठीक है, तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री और रेलवे मिनिस्ट्री, तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। तो ये आसान तरीका होगा अगर दोनों मिलकर काम करें। जब भी मैं किसी हाथी की डेथ होते हुए देखता हूं तो मुझे हाथी मेरा साथी मूवी याद आ जाती है, राजेश खन्ना की, अगर कभी टाइम मिलेगा देखेगा, भाई साहब आंसू आ जाते हैं उस मूवी को देखा, ठीक है। जब भी वो गाना आता है ना कि एक इंसान की हालत, वो एक जानवर की जान इंसान ने ले ली है तो चुप क्यों है संसार, यानी कि अगर कोई जानवर जो है इंसान को मार दे तो सबको टेंशन हो जाती है, पर लेकिन जब इंसान जो है वो जानवरों को मारे तो कोई कुछ नहीं बोलता यार। आप लोगों ने कई सारे बदतमीज इंसान देखोगे, अभी कुछ दिनों पहले न्यूज में था कि कुत्ता जो है वो छत से फेंक दिया, मतलब ऊंची मंजिल से ले जाके, देखना चाह रहा था कि वो मरेगा कि नहीं मरेगा। अरे खुद कूद के देखना, पता चल जाएगा तुझे। तो ये हरकतें देखने को मिलेगी। तो ऐसी बदतमीजियां निकलकर यहाँ पर सामने आती है, तो इनको हम लोग को समझना पड़ेगा। अभी कई सारी इंपॉर्टेंट बातें, जैसे यहाँ पर बात करें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में, तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, यानी कि एक काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है, खासकर जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंडर में देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर ये खासकर याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है इसके द्वारा मिलकर किसके साथ में, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसी के साथ में वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ पर ये वाला जो लास्ट वाला पॉइंट है वर्ल्ड बैंक, ये आप लोग कंफ्यूजन में मत रहना, इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जरूर याद रखेगा। इनके द्वारा, सबके द्वारा मिलकर एक प्रयास किया गया, और जब प्रयास किया जाता है सबके द्वारा मिलकर तो वो विफल नहीं होता है। बात की जा रही है, पब्लिश किया गया एक डॉक्यूमेंट, ये जो डॉक्यूमेंट है इसका नाम है यहाँ पर इको फ्रेंडली मेजर टू मिटिगेट इंपैक्ट ऑफ यहाँ पर बेसिकली लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से यहाँ पर कुछ ऐसा ढांचागत विकास आप लोगों को करना है ताकि कल को जो हाथी वगैरह हैं उनको कोई भी दिक्कत देखने को न मिले। अगर एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रहे हैं रेलवे ट्रैक पर, क्या क्या आप लोग उनके लिए सोल्यूशन निकाल सकते हैं, तो वो सारी बेसिकली यहाँ पर बातें आप लोगों को पता होना चाहिए। मतलब क्या हो गया यार, देखो हाथी जो है ना वो बेसारे बेजुबान जानवर है, जंगल में रहने वाले जानवर है। अब उनको थोड़ी ना पता है आप लोग क्या क्या यहाँ पर हरकतें किए बैठे हो। अब हाथी जो है वो रेलवे ट्रैक से जा रहा है, उनको थोड़ा ना पता है रेलवे क्या चीज होती है, तो हम लोगों ने बना रखी है। तो हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा अगर कोई हाथी इस तरीके से जा रहा है, तो कई सारे स्टेप उठाने की यहाँ पर बात की जाती है जिसके चलते हम लोग को ध्यान में देना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर जैसे मैंने बोला लीनियर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो जो रेलवे लाइन है उसमें ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोका जाए, तो उसके ऊपर कई सारे फोकस हम लोग को देने पड़ेंगे ताकि ऐसे हाथियों की जान न जाए। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर परमानेंट और टेम्परेरी तौर पर हम लोग को स्पीड पर भी रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। कई सारे मैं आप लोगों को बता दूं क्या क्या सोल्यूशन है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगी यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये इधर जंगल हो गया, ठीक है, एक सेकंड पेन दूसरा लेते हैं। जैसे इधर जंगल हो गया और यहाँ पर इधर जंगल हो गया, अब मान लीजिए इसके नीचे से रोड अगर जा रही है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ऊपर रास्ता बना सकते हैं आसानी से। अगर यहाँ पर इस तरीके से कॉरिडोर हम लोग बना देंगे तो आसानी से ऊपर से उतरकर यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। ऐसे कॉरिडोर बना सकते हैं, और इसी के साथ में दूसरा अंडरपास बना सकते हैं। अंडरपास मतलब आप लोग देखें यहाँ पर ऊपर रास्ता गया हुआ है और यहाँ से कई सारे हिरन जो है, भालू जो है, हाथी वगैरह जो है उस साइड से यहाँ पर इस साइड में आ रहे हैं। तो इस तरीके का काम अगर हम लोग करेंगे तो आसानी से यहाँ पर कई सारे जो हाथी हैं, जो हिरन है, इन सबको बनाए जा सकते हैं। या फिर जो रास्ता है उसके साइड में अगर ऐसा कोई रास्ता जा रहा है, जैसे रास्ता यहाँ पर इसके साइड में फेंसिंग कर दें, ठीक है,
ताकि यहाँ पर इधर से कोई यहाँ पर रास्ते पे ना आ पाए और इधर से कोई यहाँ पर रास्ते पे ना आ पाए। सेम काम रेलवे ट्रैक पर कर सकते हैं, पर लेकिन वो आसान नहीं होगा, ठीक है, काफी लंबा है, पर लेकिन रेलवे ट्रैक पर इतना तो काम कर सकते हैं कि रेलवे ट्रैक के आसपास में काफी बड़ी बड़ी घास खड़ी होती है, तो हाथी क्या करते हैं, उस घास को खाने के लिए आते हैं। अब जब घास खा रहा है जानवर, तो उसको थोड़ी ना पता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया बेचारा घास खाते खाते, ठीक है, तो आया रेल और रेल ने उसको काट दिया वहां पर। तो क्लियर करनी है रेलवे ट्रैक के आसपास में वेजिटेशन, तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसके ऊपर फोकस करना है। और जो यहाँ पर आज के में जो सारे रेलवे के स्टाफ है, यहाँ पर जो मेंबर है, उनको भी थोड़ा सा एक तरीके से सेंसिटिव बनाना पड़ेगा इस मैटर में, ताकि कोएलिशन को अगर अवॉइड किया जा सके तो वो पूरा शानदार दंड भेद लगाए उसको अवॉइड करने में। तो ये जो सारी राम कहानी मैंने आप लोगों को बताई है, ये नोट्स की फॉर्म में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, एक एक पॉइंट जो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए, ठीक है, तो नोट्स की फॉर्म में भी आप लोगों के सामने, तो एक तरीके से सुनते रहिए, सारी चीजें आप लोगों को बेसिकली लिखी लिखाई मिल जाती है, ठीक है। इको ब्रिज के बारे में मैंने अभी आप लोगों से बात की कि कैसे बनाया जा सकता है, कोलिशन को रोका जा सकता है, रोड की फेंसिंग, हाईवे वगैरह वो सारी चीजें, तो इसमें हम लोग कनेक्टिविटी भी बना पाएंगे और वो सारा काम भी हम लोग अच्छे से कर पाएंगे। तो इसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है, तो ये काफी बेहतरीन सोल्यूशन रहेगा, जानवरों की जान भी बच जाएगी और हम लोग भी अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। अब यहाँ पर मैं हाथियों के बारे में आप लोग कुछ बताऊंगा जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, और ये एक स्टैटिक पोर्शन है जिसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। बात की जा रही है, अगर बात करें कहीं ना कहीं अगर बात करें कहां पर हाथी पाए जाते हैं, अगर एशियन एलिफेंट के बारे में बात करें तो इंडिया के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर इंडिया के अंदर इन द वेस्ट, ठीक है, नेपाल के अंदर नॉर्थ में, सुमित्रा जो आइलैंड है वहां पर साउथ में, और जो बोर्नियो जो है वहां पर आइलैंड उसमें ईस्ट में, तो ये इतने एरिया में यहाँ पर एशियन एलिफेंट पाए जाते हैं। धरती के ऊपर सबसे बड़ा कोई प्राणी अगर पाया जाता है आज के डेट में तो वो है एलिफेंट, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, एशिया के अंदर में बात करें 1986 में एशियन एलिफेंट जो है उसको लिस्ट किया गया इंडेंजर्ड, किसमें, आईयूसीएन यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर की जब हम लोग बात करते हैं तो इस लिस्ट के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूं। तो ये आप लोगों को समझना है। तो पॉपुलेशन जो है वो काफी ज्यादा डिक्लाइन हो रही है और 50% के करीब यहाँ पर लास्ट 3 ईयर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर डिक्लाइन होती नजर आ रही है। तो इसके चलते जो आज की डेट में बात करते हैं इनके ऊपर फोकस करना चाहिए। लगभग 60 से लेकर 70 साल में काफी ज्यादा इनके ऊपर इंपैक्ट पड़ा है, ठीक है। तो जो पॉपुलेशन यहाँ पर डिक्लाइन हुई है लास्ट, जो यहाँ पर एक तरीके से लास्ट जो 3 एलिफेंट जनरेशन की बात की जा रही है, 3 ईयर नहीं 3 एलिफेंट जनरेशन, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर घट गई है। तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि हमारे द्वारा क्रिएट की गई चीजें ही यहाँ पर इनको नुकसान पहुंचा रही है। जंगल हम लोग काटते जा रहे हैं, जगह जगह से रोड निकाल दी है। अब यहाँ पर इनको थोड़ा ना पता है, तो बेचारे बेजुबान जानवर है, इतनी हाई स्पीड की ट्रेन हम लोग चलाते हैं, इनके फरकच्चे उड़ जाते हैं जरा सी देर में, तो उसका ध्यान हम लोग को देना पड़ेगा। कुछ और बातें, कई सारी थ्रेटन चीजें, जैसे कि इनका घर खत्म कर दिया, खाने पीने की जगह खत्म कर दी, फ्रेगमेंटेड होगी, एक जगह से दूसरी जगह पर चीज देखने को मिलेगी। पोचिंग, इनके दांत निकाले जाते हैं, मारा जाता है। ये बोलते हैं हाथी जिंदा 1 लाख का तो मरा हुआ 3 लाख का, तो समझ लीजिए आप लोग फिर क्या कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इसके ऊपर फोकस देना काफी ज्यादा जरूरी पड़ जाते हैं। CITES क्या है यहाँ पर, ये इसको बोलते हैं बेसिकली कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड, जो फ्लोरा एंड फ्यूना। ये याद रखिएगा, यहाँ पर बेसिकली फ्लोरा एंड फ्यूना के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो फ्लोरा होता है पेड़ पौधे और फूल पत्तियां, तो उनको भी प्रोटेक्ट करने हैं। जो इंडेंजर्ड है, जो कि खत्म होने वाले हैं, उनको ट्रेड नहीं होना चाहिए उनका। और इसी के साथ में फ्यूना यानी कि एक तरीके से आप लोग बोले जीव जंतु हो गए, ठीक है। तो इनको भी अगर इंडेंजर्ड में है तो उनका भी यहाँ पर बेसिकली व्यापार नहीं होना चाहिए। इसको यहाँ पर वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, यहाँ पर अगर आप लोग याद रखिए इसके बारे में, जिसमें यहाँ पर फोकस किया जाता है कि इंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल को प्रोटेक्ट करना है। अब यहीं से मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें और बताना चाहूंगा, और क्वेश्चन भी है यहाँ पर। जब हम लोग फॉरेस्ट में प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, इन सब चीजों के बारे में, तो ये स्टेट लिस्ट में आता है या कॉन्करेंट लिस्ट में, तो आज के में कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कौन सा संविधान में संशोधन किया गया था जिससे इसको कॉन्करेंट लिस्ट में सेंड किया गया, तो यहाँ पर 38 अमेंडमेंट, 42, 86 या फिर यहाँ पर वो 46 या फिर 86। तो ये काफी डिटेल में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आप लोगों को रख लेनी अपने पास में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है। हमारे संविधान के अंदर क्या क्या प्रोविजन है, 7th शेड्यूल में जब आप लोग जाएंगे फॉरेस्ट को कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है, पर लेकिन स्टार्टिंग से कॉन्करेंट में नहीं था भाई साहब, छीना गया है राज्यों से। मतलब संविधान में संशोधन किया गया इंदिरा गांधी जी के द्वारा, वो भी 1976 में, जब देश के अंदर में इमरजेंसी यानी कि आपातकाल लगा हुआ था 1975 से लेकर 77 तक का। तो यहाँ पर इनके द्वारा उस टाइम पर फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ एनिमल बर्ड जो है उनको स्टेट लिस्ट से यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया। आर्टिकल 51A जो है ये बेसिकली यहाँ पर हमको हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बताता है कि जीव जंतु का हमको ध्यान रखना है। आर्टिकल 48 जो है वो गवर्नमेंट को बताता है कि तुमको जीव जंतु का ध्यान रखना है। तो ये सारे जो संविधान में प्रोविजन है इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कल को अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले इसके बारे में कि हाँ यार ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या, आप लोगों ने कभी पढ़ा है क्या, तो आप लोगों को पता होना चाहिए हाँ भाई साहब बिल्कुल पढ़ा है, ऐसा है, बिल्कुल एक एक बातें क्लियर पता है हम लोगों को, ठीक है। कुछ और बातें जहां से क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। प्रोजेक्ट एलिफेंट हमारी कंट्री में स्टार्ट किया गया और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। मैंने भी बताया 3 राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं,
तो सीधी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट अकेली तो काम करेगी नहीं, तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करेगी। तो फरवरी 1992 में यहाँ पर प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब लॉन्च किया गया था ये आप लोगों को बताना है। एम ये था कि फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके उन राज्यों को जहां पर हाथी पाए जाते हैं, उनका रहने की जगह या कॉरिडोर वगैरह बनाया जा सके, और हाथी और इंसानों के बीच में यहां पर एक तरीके से लड़ाई ना हो और मारे ना जाए, और वेलफेयर उनके लिए हाथियों के लिए प्रोवाइड कराया जा सके। इंप्लीमेंट की जा चुकी है 16 राज्य और यूनियन टेरिटरीज के अंदर, जिसमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, झारखंड, कर्नाटक, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये सारे एरिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये वो बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। एक एक बातें मैंने यहाँ पर बता दी। यहाँ पर ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा एलिफेंट प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आप लोगों से बातें की। इसी के साथ में गोल ये है कि कैसे इंश्योर करना है हम लोगों को चीजों को, कल को कोई अगर दिक्कत देखने को मिलती है, ठीक है, कल को कोई दिक्कत निकल कर आती है तो इसके ऊपर रिसर्च करना है। इसी के साथ में लॉन्ग टर्म सर्वाइवल हम लोग को हाथी की पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग हाथी से छोटे हैं पर लेकिन हाथी को खा के मार कर, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है यहाँ पर ये फॉर्मली इंप्लीमेंट किया गया था माइक, MIK, इसको बोलते हैं मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, ये याद रखिएगा। ये CITES का यहाँ पर बेसिकली है, जो कि लगभग यहाँ पर 10 जो एलिफेंट रिजर्व है यहाँ पर 2004 से यहाँ पर इसके तहत काम कर रहे हैं और इसी के साथ में मिलकर काम किया जा रहा है इसके थ्रू, ठीक है। तो एक तरीके से कॉन्फ्रेंस और पार्टी जो है मिलकर यहाँ पर काम कर रही है। तो समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर ये भी पूरा एक एरिया हो गया, ठीक है। तो क्या क्या बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी। एलिफेंट के बारे में कहां कहां पर पाए जाते हैं एक क्वेश्चन बता दिया, इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर क्या क्या दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिल रही है सारी समझा दी। यहाँ पर एक रिपोर्ट है जिसके बारे में याद रखिएगा, इको फ्रेंडली मेजर्स टू मिटिगेट इंपैक्ट, जो यहाँ पर लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर इसके द्वारा पब्लिश की गई है वो बता दिया। कॉरिडोर वगैरह ये सारी चीजें देखने को मिल ही गई आप लोगों को, इन कहां पर इसको रखा गया लिस्ट के अंदर में वो बता दिया, ठीक है। क्या क्या थ्रेटन की चीजें हैं CITES के बारे में, प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में। तो अब हाथी के बारे में कभी कुछ लिखने के लिए आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होगा हाथी के बारे में। एक एक पॉइंट मैंने क्रिस्टल क्लियर कर दिया, ठीक है। यहां पर जो आर्टिकल है ये अभी डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अप्रूव किया गया कि 21 न्यू सैनिक स्कूल जो है वो बेसिकली एकेडमिक सेशन वो स्टार्ट किए जाएंगे, ठीक है, मई से। तो यानी कि अभी आने वाले टाइम में सैनिक स्कूल आप लोग यहाँ पर अच्छे से काम करते हुए नजर आएंगे, तो उसके ऊपर यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। सबसे इंपोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि सैनिक स्कूल में, अच्छा आप में से कोई पढ़ा है सैनिक स्कूल में, आप लोग बताइए। अगर पढ़ा है तो आप लोग अपना बेसिकली एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर कीजिए। अभी यहाँ पर ये यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 और 3 डिफेंस और एजुकेशन और ढांचागत विकास के बारे में बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि ऑलमोस्ट पूरे देश के अंदर में 100 न्यू सैनिक स्कूल यहाँ पर बनाए जाएंगे, जिसमें पार्टनरशिप रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ में, और 21 जो है वो यहाँ पर अभी अप्रूव किए जा रहे हैं, जिसमें यहाँ पर बेसिकली एनजीओ और प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ में और स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिलकर काम किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक अच्छे लेवल पर हम लोग जो एजुकेशन है उसको यहाँ पर बच्चों तक पहुंचा पाएंगे और काफी अच्छे लेवल पर हम लोग यहाँ पर काम कर पाएंगे सैनिक के फील्ड में, ठीक है। तो ये काफी अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अभी स्टार्टिंग से ही जाना है यहाँ पर बेसिकली फौज के अंदर में, अपना मिलिट्री के अंदर में, इस तरीके से एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के अंदर में, तो ये अच्छा एक तरीका देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आएगी। तो जो एजुकेशन पॉलिसी है आज की डेट में आप लोगों को पता है यहाँ पर, इससे पहले 1986 में यहाँ पर एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई गई थी। अभी हम लोग यहाँ पर 2022 में खड़े हैं, यानी कि लगभग 36 साल बाद यहाँ पर जो नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई है उसमें कई सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दी जा रही है कि प्राइवेट सेक्टर भी मिलकर हैंड इन हैंड काम कर पाएगा एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए। तो ये एक अच्छा तरीका है। जो यहाँ पर अभी मैंने बोला टोटल मिलाकर 21 स्कूल की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। जो यहाँ पर टोटल 21 स्कूल हैं, तो 21 स्कूल में से यहाँ पर 7 जो हैं वो तो डे स्कूल होंगे, यानी कि पढ़ो और अपने घर जाओ, यहाँ पर कोई भी रेजिडेंशियल फैसिलिटी नहीं होगी। बाकी के जो रहेंगे वो रेजिडेंशियल फैसिलिटी रहेगी, यानी कि वहीं पर ही आप लोग रुककर जो है वो अपनी लाइफ को आप लोग एंजॉय कर सकते हो, सही तरीके से चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। 40% के करीब जो कैंडिडेट होंगे यहाँ पर वो बेसिकली वो रहेंगे जिनको यहाँ पर ले जाएगा क्लास 6ठी, यानी क्लास 6th में यहाँ पर इनका एडमिशन होगा। और ये जो एडमिशन होगा ये होगा AI, इसी के साथ में SS, इसी के साथ में EE, ठीक है, AISSE। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, इसके थ्रू होगा। और ये कौन कंडक्ट कराएगा, ये क्वेश्चन जरूर याद रखेगा, ये करेगा NTA, जिसके बारे में मैंने डिस्कस भी किया था, जिसको बोलते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये यहाँ पर काम करती नजर आएगी। और फिर ई काउंसलिंग यानी कि इंटरनेट काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पर एडमिशन होगा। बाकी के 60% जो है, 40% तो यहाँ से आगे, बाकी के 60% जो है वो बेसिकली इनरोल करेंगे स्टूडेंट फ्रॉम सेम स्कूल या फिर जो यहाँ पर डिजायर जिनकी यहाँ पर आज के में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, जो बेसिकली न्यू सैनिक स्कूल में, पुराने सैनिक स्कूल में से, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। जैसे यहाँ पर नोटिफिकेशन होता है ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी जल्दी ही। तो इसके ऊपर यहाँ पर काम किया जा रहा है।
अब चलिए ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से बनता है, यहां पर बात आ जाती है राइट टू एजुकेशन के बारे में, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। पार्ट 4 में हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 45 से आर्टिकल 39F में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पर ये स्टेट के द्वारा सपोर्ट की गई एजुकेशन सबके लिए अवेलेबल होनी चाहिए, इसके बारे में बात करता है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि हमारी कंट्री में जो यहाँ पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, पहले स्टेट जो था वो एजुकेशन देखा करता था, पर अभी कॉन्करेंट लिस्ट में है यहाँ पर, तो स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर यहाँ पर काम करते हैं। इसीलिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई, वरना स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने आप यहाँ पर एजुकेशन पॉलिसी लेकर आती, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो काफी बड़ी बात है यहाँ पर। इसके बारे में कुछ और बेसिक चीजें अगर आप लोगों से बातें की जाए, तो यहाँ पर आज की डेट में अगर बात करें, हमारी कंट्री में जो पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पर लाई गई थी 1968 में, ठीक है, तो बोला गया बट इट इज नॉट मैंडेटरी, यहाँ पर कि एक तरीके से अगर बात करें कि तमिलनाडु जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है 3 लैंग्वेज सिस्टम, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप लोगों को फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक तरीके से कुछ लिबर्टी भी यहाँ पर दी गई है, ठीक है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहाँ पर आया, जिसमें बोला गया कि आप लोग क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली आर्टिकल 21A के अंदर में आप लोगों को फंडामेंटल राइट बना दिया 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए, तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। फिर आगे चलकर इसको इंप्लीमेंट किया गया राइट टू एजुकेशन के थ्रू, तो यहाँ पर जिससे 2009 में हम लोगों ने कानून बनाया और 25% रिजर्वेशन रखा डिसएडवांटेज सेक्शन के लिए। तो ऐसा है कि हम लोग इसमें काम कर रहे हैं काफी अच्छे से, और अभी गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स हैं, अगर इनके बारे में आप लोगों से बात कीजिए, एजुकेशन के बारे में जो हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो ये पुरानी जो स्कीम थी उसमें भी आप लोगों को सर्व शिक्षा अभियान हो गया, मिड डे मील स्कीम हो गया, नवोदय विद्यालय हो गए, केंद्रीय विद्यालय हो गए, ये देखने को मिल रहे हैं। और नई वाली एजुकेशन पॉलिसी में तो बहुत ही सारी चीजें चेंज कर दी गई हैं, उसके बारे में अगर आप लोगों को समझना है तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बाय वीर आप लोग जाकर सर्च कर लेना, सारी बातें एक एक मैंने डिटेल में पढ़ा रखी है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, तो सारी बातें जो हैं वो क्रिस्टल क्लियर आप लोगों की हो जाएंगी, ठीक है। तो ये थी बेसिक चीजें, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी, ओके। अब एक इंपॉर्टेंट लोकेशन के बारे में आप लोगों को बोला था, यहाँ पर ये है इंपॉर्टेंट लोकेशन बेसिकली धोलावीरा, ठीक है, तो कहां पर लोकेटेड है यहाँ पर, तो कच्छ गुजरात के अंदर में बेसिकली आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के द्वारा 44th जो सेशन देखने को मिला, उसमें यहाँ पर इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यहाँ पर इंक्लूड कर लिया गया। और कई सारे एरिया यहाँ पर, जैसे गुजरात से अगर बात करें तो याद रखिएगा यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर गुजरात से खासकर आप लोग आते हैं, जैसे यहाँ पर अगर बात करें, देखिए जैसे मैंने आप लोगों को बोलता हूँ ना, जैसे किसी राज्य के बारे में पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो आप लोग कोशिश करो कि यहाँ पर कि जिस राज्य से आप लोग आते हैं उसके बारे में अगर पढ़ा रहा हूँ तो स्टेट पीसेस के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस आप लोगों को देना है, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, बेसिकली चंपनेर के बारे में, तो ये पावगढ़ में देखने को मिलेगा, रानी की वाव पटन के अंदर में, और अहमदाबाद जो हिस्टोरिक सिटी है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को अभी रिसेंटली 4th साइट के बारे में मैंने बात किया, तो ये अभी यहाँ पर जो धोलावीरा है इसको यहाँ पर इंक्लूड किया गया, जो कि हड़प्पा सिटी है काफी पुरानी, उसके अंदर देखने को मिलती है। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ाई होगा, उससे भी आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर देख सकते हैं। क्या क्या डिस्कस किया एक बार देख लेते हैं, इसके बाद में फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा काफी डिटेल में। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने एक कोटेशन देखी काफी प्यारी, तो जिंदगी में टेंशन मत लेना, ठीक है। इसी के साथ में फिर हम लोगों ने यहाँ पर उड़ीसा डे के बारे में बात की कई सारी, फिर मैंने इंडिया मालदीव कैंपेन के बारे में आप लोगों से बात की, क्या है यहाँ पर ये बेसिकली डिटेल में इंडिया आउट कैंपेन, इनके रिलेशन के बारे में, और वहां पर एकेडमी बनाई जा रही है, सारी बातें हम लोगों ने देखी एक एक कर, ठीक है। हम लोग तेल खरीद रहे हैं उसके बारे में मैंने सारी बातें बताई। क्वेश्चन मैंने आप लोगों को 3 यहाँ पर अटेम्प्ट कराए, जिसमें आप लोग कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और बाकी जो एक्स्ट्रा बातें बताई है वही पता होनी चाहिए। एलिफेंट कॉरिडोर के बारे में बहुत सारी बेसिक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, और एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने यहाँ पर देखा, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी देखी, और भी कई सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट थे जिनके बारे में आप लोगों को बताया कॉरिडोर के बारे में, और सारी बातें एक एक कर हम लोगों ने डिस्कस कर ली, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों ने जो यहाँ पर सैनिक स्कूल के बारे में बात की, तो बेसिक एजुकेशन के बारे में अगर कुछ आप लोगों से पूछ ले तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर सारी बातें बता दी, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप लोग जरूर देखेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था यहाँ पर, इसके बारे में आप लोग याद रखेगा। तो वी डैम के द्वारा इंडिया की जो रैंक है, तो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रखी है, बी यहाँ पर सही आंसर है, ठीक है। बी यहाँ पर सही आंसर है, मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया यहाँ पर 93। तो ये यहाँ पर सारी बातें बता रखी है किस किस के द्वारा क्या क्या प्रस्तुत किया गया, तो इसको आप लोग एक बार देख लेना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सारी डिटेल में यहाँ पर ये मैंने पूछा था आप लोगों से कि किसके द्वारा यहाँ पर जो बेसिकली स्टिंगर जो है यहाँ पर मैन पोर्टेबल डिवाइस, तो किसके यहाँ पर ये, तो स्टिंगर जो है यहाँ पर ये आप लोग देखते हैं, ये है बेसिकली यूएसए की, और यहाँ पर एगेला एस जो है रसिया की, तो ये आप लोग याद रखिएगा, जिसके बारे में मैंने डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया भी था। धोलावीरा के बारे में हम लोगों ने देखा यहाँ पर काफी डिटेल में, और ये है क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कर एक बार क्वेश्चन पढ़ना, क्योंकि यहाँ पर वीडियो जो है वो 1 घंटे से ऊपर पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा एनपी जो यहाँ पर एनसीपीएलई के बारे में बताना, एसवीपीएनपीए के बारे में बताना, जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया अभी,
कोलंबो के बारे में डिस्कस किया है, कोलंबो ग्रुप के बारे में, कहां कौन सा दुनिया में सबसे ज्यादा तेल तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा तेल प्रोड्यूस करता है और सबसे ज्यादा तेल कंज्यूम तीसरे नंबर पर कौन करता है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, कौन सी कंपनियां मिलकर काम कर रही है, एचपीसीएल के लिए, बीपीसीएल के लिए। हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट के बारे में, कौन सा संविधान में अमेंडमेंट किया गया, किसके बारे में, फॉरेस्ट के बारे में। और यहाँ पर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट जो है ऑटोनोमस किसके अंदर में यहाँ पर आता है, तो ये आप लोगों को बताना है। तो एक एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर है। बाकी जो लास्ट डे का रिवीजन है आप लोगों के सामने, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसके पॉज कर लिया आप लोगों ने। हाँ, इसके आंसर अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर ये आंसर होगी, पीपीटी के अंदर सारी चीजें देखने को मिल जाएगी, अच्छे से इनको आप लोग अटेम्प्ट कर लेना। तो इसी तरीके से ध्यान रखिए, फीडबैक जरूर देना, वीडियो कैसी लगती है आप लोगों को, अगर अच्छी लगती है तो सही और बुरी लगती है तो सही बताना जरूर, मैं जानने के लिए काफी आतुर रहता हूं। और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट छोड़ सकते हैं, वीडियो के बारे में भी और लेक्चर के बारे में भी, ठीक है। एक एक अगर कोई डाउट है उसके बारे में भी, तो यहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।